नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का आज अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। और हमारा एक और टॉपिक रहेगा आर्थिक समीक्षा, जिसको हम एग्जाम से पहले करवाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर। कौन कौन से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण से हम सीधा सा तात्पर्य तो जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो आज हम पर्यावरण को लेकर के संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से फैक्ट्स बनते हैं, कौन कौन सी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं, उन सभी की हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का सीधा सा तात्पर्य यह है परिधन आवरण। क्या है? परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर का, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर का, चारों ओर। और आवरण का मतलब है वातावरण। ठीक है, तो चारों ओर का वातावरण है वही है पर्यावरण। तो परि का मतलब चारों ओर और आवरण वातावरण, चारों ओर का वातावरण, यानी पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है उसे पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब बात करें पर्यावरण को नुकसान, तो आप देख सकते हो जो जल है, जल में आजकल केमिकल से रसायन और उर्वरक के, और जैसे शमशान इंसान के मुर्दों को भी उसके अंदर बहा दिया जाता है। इसकी वजह से जल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है और वो जल प्रदूषित हो जाता है। आगे बात करें हम वायु की, तो आजकल वायु प्रदूषण सर्वाधिक संकट गहरा मंडराया हुआ है, क्योंकि उद्योग इंडस्ट्रीज इतनी अधिक मात्रा में है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर व्हीकल्स हैं उनकी भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनकी वजह से जो वायु की गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, उसे वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। हम इनके उपाय भी जानेंगे कि इनके उपाय क्या हो सकते हैं। आगे बात करें हम, आगे तीन जो विश्व स्तरीय मुद्दे हैं। ओजोन परत क्षय, क्योंकि यह संकट सिर्फ ना कि भारत में ही मंडराया हुआ है बल्कि पूरे विश्व के अंदर मंडराया हुआ है। ठीक है, ओजोन संकट क्षय वाला, क्योंकि ओजोन संकट में ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर जो समताप मंडल में पाई जाती है, इसमें निरंतर छेद हो रहे हैं और सूर्य से आने वाली पैरावैगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेजेस सीधे पृथ्वी पर आती हैं और मानव में त्वचा संबंधी कैंसर को उत्पन्न करती हैं। तो ये तो हो जाती है ओजोन। क्या हो जाती है? ओजोन। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, यानी जो पृथ्वी है उसका तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक जो हमारी CO2 है, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमें पृथ्वी के तल से सिर्फ 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही दिखाई देती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक विद्यमान होती है। अब क्या करते हैं, ये जैसे सूर्य से किरणें आई, सूर्य से नीचे किरणें आती हैं और किरणें आने के बाद में ये वापस अवशोषित होकर के वापस पुनः लौटती हैं, पर ये CO2 क्या करती है, इसको पुनः लौटने से रोकती है। जब ये रोकेगी, जब कोई किरण यहाँ से अंदर आई, अंदर आने के बाद में पुनः वापस विकिरण होकर के पुनः परिवर्तित होकर के ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन इस CO2 की वजह से रुक जाएगी, तो क्या होगा, वो तापमान में बढ़ोतरी करेगी। क्या करेगी? तापमान में बढ़ोतरी करेगी। तो आज हम इसके कारणों के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो और भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय है, जैसे हमारे मरुस्थलीकरण से लेकर के वर्षा से लेकर के जितने भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन सभी को लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी इस क्लास का। तो आज टॉपिक डालने सभी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, क्या डालना है? प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। और प्रमुख पर्यावरणीय में हमने देख लिया पर्यावरण किसे कहते हैं? परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है उसे पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। आगे बात करते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। कौन से पर्यावरणीय मुद्दे?
आज के समय में सबसे बड़ा है एक तो पर्यावरण गुणवत्ता में कमी आना और अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दा। इनकी भी बात करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से हैं, इसकी भी बात करेंगे कि पर्यावरण गुणवत्ता में कैसे कमी आ रही है, कैसे कमी देखने को मिलती है। लास्ट बात करेंगे इनका समाधान, यानी इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सभी को लेकर के आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो आप सभी पुनः अच्छे से पुनः नया टॉपिक डाल लें, पर्यावरण, और सबसे पहले डालें प्रमुख पर्यावरण की परिभाषा, उसके बाद में डालें प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे यानी कि पर्यावरण में गुणवत्ता, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दा, और थर्ड डालना है पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान। नेक्स्ट, अब पर्यावरण के घटक। तो हमने सुना है पर्यावरण में जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। ये दो प्रकार के घटक हमें पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर सजीवों को सम्मिलित किया जाता है और जो वनस्पति है उसको सम्मिलित किया जाता है। बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक में खनिजों को, चट्टानें, मिट्टी, सूर्य को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर? अजैविक घटक में। और जैविक घटक में सजीव और वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर? तो पर्यावरण के घटकों में किसके को सम्मिलित किया जाता है? वापस से पर्यावरण के घटकों में जैविक में किया जाता है सजीव और वनस्पति को। बात करें अजैविक की, तो खनिज, चट्टानें, मिट्टी और सूर्य को सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करें हम, आगे है हमारा जल प्रदूषण। सबसे पहले डालना है जल प्रदूषण, इसको लिख लो आप। पर्यावरण के घटक जैविक, अजैविक। जैविक में लिखना सजीव और वनस्पतियां, और अजैविक में लिखना खनिज और चट्टानें। चलें आगे। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। सबसे पहले डालो जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण होता क्या है? तो जब जल में घुलित ऑक्सीजन, जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 ग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो जल प्रदूषित माना जाता है। यह डेफिनेशन है जल प्रदूषण की। कौन सी? जब जल के अंदर 8.0 ग्राम प्रति लीटर में ऑक्सीजन की मात्रा इससे कम हो जाती है तो वो जल कैसा माना जाता है? प्रदूषित जल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्रदूषित जल माना जाता है। इसके कारण क्या क्या हैं? इसके कारण है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, सीसा, जस्ता, लोहा, पारा की अधिकता। यानी जल के अंदर जब कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैडमियम, सीसा, जस्ता, लोहा और पारा, जब ये जल है इनके अंदर इसकी मात्रा अधिक कर दी जाएगी, इसके अंदर अधिक कर दी जाएगी तो ये जल कैसा हो जाएगा? प्रदूषित। कैसा हो जाएगा? प्रदूषित। और प्रदूषित जल का क्या है? 8.0, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है अगर 8.0 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ये जल कैसा माना जाता है? तो ये प्रदूषित जल माना जाता है। तो ये तो था जल प्रदूषण। कारण सीसा, जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैडमियम और पारा, इनकी अधिकता होते ही जल प्रदूषित हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रदूषित जल हो जाता है। आगे बात करें हम वायु प्रदूषण की। किसकी? वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखिए, जल प्रदूषण जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो वह जल प्रदूषित माना जाता है। नीचे कारण लिखना मैग्नीशियम, कैडमियम, कैल्शियम, सीसा, जस्ता, पारा, इन सभी की अधिकता के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। ये तो था हमारा जल प्रदूषण। कौन सा था? जल प्रदूषण। आगे बात करें हम वायु प्रदूषण। अब है हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या है?
ये वायु की गुणवत्ता में ह्रास होना, जो वायु की गुणवत्ता है उसके अंदर ह्रास होना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाना, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उस अवस्था में क्या होगा, ये वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसे ही हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFCS। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFCS कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हैं इसके प्रमुख कारण किसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो लिखिए सबसे पहले वायु प्रदूषण, हाँ नीचे डाल लो। वायु की गुणवत्ता में ह्रास होना वायु प्रदूषण कहलाता है। कारण कारण में लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFCS। ये प्रमुख कारण हैं जो वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। इसके बाद में प्रमुख समस्याएं, इनमें हरितगृह प्रभाव, ओजोन छिद्र, अम्लीय वर्षा। प्रमुख समस्याएं लिखो, हरितगृह प्रभाव, ओजोन छिद्र, अम्लीय वर्षा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल्स, एसिड रेन, तीनों डाल लिए प्रमुख समस्याओं में। सॉरी, तीनों डालिए। प्रमुख समस्या में कौन कौन से हैं, हरितगृह प्रभाव, ओजोन छिद्र और अम्लीय वर्षा। अब इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हरितगृह प्रभाव, क्या है हरितगृह प्रभाव। अब हरितगृह प्रभाव की बात करें तो हरितगृह प्रभाव पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी करता है। क्या करता है, औसत जो तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी करता है। वापस से, जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य से ये किरणें नीचे आ रही हैं, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी की लेयर है, सतह। इस सतह पर आने के बाद में इनकी दिशा डायरेक्शन अभी ये है। पृथ्वी की सतह की ओर आ रही हैं कौन सी किरणें, तो ये सूर्य की किरणें। लेकिन अब यहाँ से कुछ किरणें वापस लौटती हैं, इनमें से कुछ किरणें परिवर्तित होती हैं। अब ये कुछ किरणें क्या होता है, यहाँ पर CO की अधिकता के CO2 की अधिकता होने के कारण में ये लिख देता हूँ मैं CO2, ठीक है, परावर्तित किरणें, या फिर ऐसे लिख लो पुनः वापस लौट रही हैं। ये सूर्य से आती हैं पृथ्वी पर आना, पृथ्वी पर आना, ये क्या है सूर्य, ठीक है। अब समझना ढंग से, और ये है पृथ्वी। अब होता क्या है, जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य से आने वाली ये किरणें हैं, आने वाली किरणें पृथ्वी पर आ तो आसानी से जाती हैं, पृथ्वी पर आ तो आसानी से जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर आने के बाद में जब ये पुनः परावर्तित होती हैं, उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर ये CO2 की अधिकता होने के कारण कुछ किरणें वापस ऊपर की ओर नहीं निकल पाती। क्या होता है, कुछ किरणें सूर्य से ये CO2 के बाहर नहीं जा पाती और वो किरणें यहीं पर रह जाती हैं, यानी इसी वातावरण में रह जाती हैं। जब ये इसी वातावरण में रह जाएंगी तो क्या होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, जब किरणें गर्म होती हैं और किरणें वापस ऊपर नहीं लौटेंगी और किरणें पृथ्वी के इस
इस भाग में स्थित रहेंगी तो तापमान में बढ़ोतरी होना लाजमी है। तो अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी तो जो हमारे कारण इसके प्रभाव देख सकते हो आप। बात करें हम प्रभावों की, तो प्रभाव में क्या होगा, जैसे इसका तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने के साथ में जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर वो पिघलने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। ग्लेशियर क्या हैं, पिघलने लग जाएंगे। और जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जो हमारे द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय देश हैं, वो डूबने की कगार पर आ जाएंगे। बात करें सबसे अधिक खतरा, जैसे श्रीलंका को ले लो आप, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, जापान, तो ये प्रमुख देश हैं जो इसके डूबने की कगार में है। और हमारे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ेगा, और जब समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ेगा तो वो स्थल पर भी आएगा। ठीक है, तो ये तो था कौन सा, हरित गृह प्रभाव। अच्छे से समझ में आएगा। सूर्य से जब किरणें आती हैं और पुनः पृथ्वी पर पहुंचती हैं, पृथ्वी पर पहुंचने के बाद में कुछ किरणें इनमें से वापस ऊपर की ओर लौट जाती हैं, लेकिन लौटने के साथ में कुछ किरणें ऐसी हैं जो CO2 की अधिकता के कारण या CO2 की गैस के कारण कुछ किरणें वापस नहीं जा पाती हैं। इसी वजह से वो किरणें वायुमंडल में रह जाती हैं और तापमान में बढ़ोतरी करती हैं। तो इस वजह से जो हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, हरित गृह प्रभाव, यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है CO2। कौन सा, CO2। ठीक है, समझ में आ गया होगा हरित गृह प्रभाव। अब इसका कारण, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसकी हम चर्चाएं बाद में करेंगे। हालांकि हम CO2 की जो मात्रा है उसको कम कर दें। CO2 की मात्रा को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगी। और CO2 जो कि जिन कारखाने, जिन उद्योगों से CO2 का उत्पादन होता है उन पर नियंत्रण किया जाए, तो ऐसे जा कर के हम CO2 की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा हरित गृह प्रभाव। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओजोन क्षेत्र, ओजोन होल। अब हम ओजोन छिद्र की बात करते हैं। तो ओजोन छिद्र की बात करें तो ये जो हमने अभी पढ़ा हरित गृह प्रभाव, ये भी विश्व स्तरीय मुद्दा है या विश्व स्तरीय ज्वलंत मुद्दाओं में सम्मिलित है। कौन सा, हरित गृह प्रभाव वाला। आगे बात करें हम ओजोन छिद्र की, ओजोन होल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सेम सेटअप है। ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। ये सूर्य है, और इस सूर्य से क्या आ रही हैं, ये किरणें वापस पृथ्वी की ओर आती हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर आने से पहले इसे कई मंडलों से विभक्त होना पड़ता है। ये पृथ्वी की सतह है, क्या है, पृथ्वी, ये ओजोन परत है, ओजोन परत है। ठीक है, और ये किरणें, ये है सूर्य, और ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं, क्या हैं, किरणें। आगे जब ये सूर्य से किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो इस ओजोन की वजह से ये सीधी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। लेकिन आजकल ये समस्या बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है कि ओजोन पर छिद्र देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था, सेकंड छिद्र ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा गया है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ओजोन परत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओजोन परत, हमें ये तो पता होनी चाहिए ओजोन परत होती कहाँ है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में।
समताप मंडल के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस पाई जाती है। इसकी बात करें, जैसे ये हमारी पृथ्वी की लेयर है, यानी पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह से पहला है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। चलो इनको समझ लो 1 मिनट में तुम। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी से पहला मंडल है क्षोभ। कौन सा? क्षोभ। अब इस क्षोभ मंडल में सर्वाधिक अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो यही पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल के अंदर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। यहाँ पर आपके बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बिजली गिरना, बिजली चमकना, आंधी तूफान, वर्षा, जो भी सब होना होता है इसी क्षोभ मंडल के अंदर हो जाता है। इसके बाद में है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। अब इसी समताप मंडल में हमें ओजोन गैस देखने को मिलती है, यानी ओजोन परत देखने को मिलती है। तो ये है ओजोन गैस, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षोभ मंडल, यहाँ से लेकर के ये समताप मंडल। इसके बाद में मध्य मंडल और आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। 1 मिनट और समझी लो। समताप मंडल के बाद में सेकंड मंडल आता है, थर्ड मंडल आता है, वो आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य। मध्य के बाद में आता है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। आयन मंडल के बाद में ऊपर ही ऊपर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। तो यह है मंडलों का विस्तार। आयन मंडल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भी सैटेलाइट उपग्रह वगैरह स्थापित किए जाते हैं सब आयन मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर जो स्थापित किए जाते हैं किस में किए जाते हैं? कोई भी कृत्रिम उपग्रह हो सब आयन मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यहाँ से CDE, किरणें जो निकाली जाती हैं, दीर्घ तरंगें, लघु तरंगें और मध्यम तरंगें, वो यहीं से की जाती हैं, ठीक है। जैसे D, E, F और G ये तरंगें हैं। क्या हैं? तरंगें। तरंगें जो यहाँ से चलती हैं, ठीक है। ये दीर्घ तरंग, ये मध्यम तरंग, ये लघु तरंग और ये प्रकाश पुंज या ध्रुवीय तरंग। ध्रुवीय तरंग, ठीक है। तो ये तरंगें यहाँ से निकाली जाती है। आप बात करें समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत के लिए सबसे जो हानिकारक गैस है वो है CFCS। कौन सी? CFCS यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCS कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक हानिकारक है। किसके लिए? ओजोन गैस के लिए या ओजोन परत के लिए, क्योंकि ये ओजोन में छेद करती है। क्या करती है? होल करती है। अभी तक बात करें हम ओजोन छेद की, किसकी? ओजोन छेद की बात करें तो ओजोन में हमने छेद सिर्फ अभी तक अंटार्कटिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। क्या? छेद। अब इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसका प्रभाव हो सकता है कि इंसानों में मनुष्यों के अंदर मनुष्यों में कैंसर, वो भी कौन सी? त्वचा संबंधित कैंसर। मनुष्यों में कैंसर उत्पन्न हो सकती है, वो भी कौन सी? त्वचा संबंधित। त्वचा संबंधित कैंसर किसके अंदर? मनुष्यों के अंदर उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे इस ओजोन की वजह से पृथ्वी की सतह पर नहीं आती, लेकिन जब इसमें होल हो जाते हैं तो ये सीधे पृथ्वी पर आती हैं। क्या होता है? सीधे पृथ्वी पर आती हैं। और जब ये सीधे पृथ्वी पर आएंगे तो मनुष्य के ऊपर सीधे प्रभाव करेंगे। और जब ये मनुष्य पर सीधा प्रभाव करेंगे तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर त्वचा कैंसर और कई भी त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय या ज्वलंत मुद्दा है। आगे बात करें हम तो दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। ओजोन छिद्र, ओजोन की ये छिद्र
करती है। कौन सी? CFCS। कारण कौन सा है? CFCS। तो लिखिए ओजोन छिद्र, ओजोन परत की मोटाई में कमी आना, डॉप्सन यूनिट। या क्या लिखना है इसमें? लिखना है आपको ओजोन छिद्र, ओजोन परत की मोटाई में कमी आना। अभी तक ओजोन में 2 छिद्र देखे गए हैं। पहला अंटार्कटिका महाद्वीप पर और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। आगे इसका सबसे बड़ा कारण है CFCS गैस, कार्बन फ्लोरो क्लोरो कार्बन। ठीक है, ये CFC गैस क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है। बात करें ओजोन छिद्र की, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन छिद्र अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आने देती। जब यहाँ पर छिद्र हो जाते हैं तो ये पृथ्वी पर सीधी किरणें आती हैं। इसकी वजह से मनुष्यों को त्वचा संबंधी कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय है CFC गैस का कम उत्सर्जन करना। जो आपकी CFC गैस है, जो आपकी AC है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो शीतलक पदार्थ हैं, शीतलक पदार्थों के अंदर अधिक देखने को मिलती है। कौन सी? CFCS गैस। ठीक है, तो दोनों कंप्लीट। हरितगृह प्रभाव भी समझ में आ गया और ओजोन छिद्र भी समझ में आ गया। आगे बात करें हम अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन से पहले तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, pH। क्या? जो 7 pH है वो है उदासीन। कौन सा? उदासीन। और 7 से प्लस होते ही, 7 से प्लस होते ही सब बन जाएंगे कैसे? क्षारीय। क्षारीय। और 7 से नीचे आते ही सभी बन जाएंगे अम्लीय। कैसे? कैसे बन जाएंगे? अम्लीय और क्षारीय। तो इनको समझ में आया। ये है pH स्केल। क्या है? pH स्केल। pH स्केल की बात करें तो pH स्केल के अंदर 1 से लेकर के 14 तक अंक दर्शाए जाते हैं। इसमें जो 7 है वो उदासीन को दिखाता है और 7 से माइनस में नीचे की ओर जाने पर सभी अम्ल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अम्ल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि एसिड रेन यानी वर्षा का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है उसे एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। आगे इसका सबसे बड़ा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। तो लिखें अम्लीय वर्षा। जब वर्षा की मात्रा में pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। इसके नीचे कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, और यह pH स्केल बस ये याद रखना, 7 प्लस क्षारीय, 7 माइनस अम्लीय। ठीक है, और 7 है तो बिल्कुल उदासीन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, तो ये जो हम बात कर रहे थे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ओजोन होल्स, और तीसरी बात की थी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की, हरितगृह प्रभाव की। ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दा हैं जो कि आज विश्व के लिए सबसे बड़े खतरा मंडरा रहे हैं। सबसे अधिक की बात करें तो वो है वैश्विक तापमान में वृद्धि, क्योंकि जो द्वीपीय देश हैं, जो प्रायद्वीपीय देश हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा है कि उनकी जैसे ही समुद्र जल का स्तर अधिक होगा उनकी ये खतरे डूबने के निशान चालू। ठीक है, तो इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराया हुआ है और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा देश भी जो दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय हिस्सा है। इस वजह से हमें इसके ऊपर भी संकट मंडराते नजर आ रहे हैं। तो ये हमने बात की थी 3 इंटरनेशनल मुद्दों की। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? हमारा एक ओजोन छिद्र जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया पर देखने को मिलता है। बात करें इसकी वजह से कौन कौन से प्रभाव, तो त्वचा संबंधी कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद में बात करें एसिड रेन की, जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये क्या कहलाती है? तो एसिड रेन कहलाती है। कारण सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा कारण है CFC गैस का उत्सर्जन। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे। अब थर्ड है
ध्वनि प्रदूषण। कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य वह होता है कि वह ध्वनि जो कि कानों को सुशोभित ना करे, वह ध्वनि जो कि कानों को सुशोभित ना करे, वो ध्वनि प्रदूषण में सम्मिलित हो जाती है। लेकिन बात करें 80 डेसिबल, पहली बात तो ये ध्वनि प्रदूषण को नापते किस में? तो डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। तो मापने की बात करें तो इसको डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो डेसिबल में मापने के साथ में ये कहा जाता है कि 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंदर सम्मिलित की जाएगी। और इसके सबसे बड़े कारण है जेट विमान, जो हमारे फाइटर जेट विमान होते हैं, जब वो उड़ाने भरते हैं तो इतनी अधिक मात्रा में गर्जना करते हैं जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। बात करें लाउड स्पीकर, आजकल हर छोड़ो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये लाउड स्पीकर का। तो एक छत पर रखे 4 साउंड, खुद तो मजे कर रहे हैं लेकिन सामने वालों को क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आजकल शादी ब्याहों में 4 डीजे तो ऐसे लेके जाते हैं, पता नहीं उनका ही राज है ना, पर ये सब गलत है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आप तो चलो ठीक है आपके तो नागिन डांस हो रहा है, लेकिन सामने वालों की जो नींद लगी हुई है उसकी तो। आगे बात करें औद्योगिक ध्वनि, जो इंडस्ट्रीज एरिया होता है उनके अंदर जब मशीनें चलती हैं तो इतनी अधिक मात्रा में आवाज़ करती हैं, इतनी अधिक मात्रा में आवाज़ निकालती हैं जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। जब इंसान ध्वनि प्रदूषण में निरंतर इसके संपर्क में रहता है तो इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, एक दूरियां सी बनाने लग जाता है। तो ये सबसे बड़े साइड इफेक्ट देखे जाते हैं ध्वनि प्रदूषण के। बात करें 80 डेसिबल से अधिक होगा और इसके सबसे बड़े कारण हैं जेट विमान, औद्योगिक ध्वनियाँ और लाउड स्पीकर। और बात करें ध्वनि प्रदूषण को नापने का यंत्र है वो है डेसिबल। आगे मृदा और भूमि प्रदूषण। मृदा और भूमि प्रदूषण यानी भौतिक जैविक रासायनिक गुणों में, जब मृदा के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में कमी आ जाती है उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंसान ने आज अपनी प्रकृति के लिए इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया है जिसकी वजह से जो भूमि की मृदा है, जो उसकी गुणवत्ता है उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। और जब ये निरंतर कमी आती जा रही है तो इसके प्रभाव हैं कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें निरंतर कमी देखने को मिलती है। कीटनाशक दवाइयाँ, एंडोसल, इस पर हालांकि एंडोसल की बात करें, एंडोसल कंपनी पर 2011 के अंदर बैन लगा दिया गया है कि एंडोसल कंपनी को अब भारत के अंदर पूर्ण तरह से बैन किया गया था। कब? 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एंडोसल्स की वजह से सर्वाधिक साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं तो एंडोसल को बैन किया गया था। तो बात करें मृदा या भूमि प्रदूषण की तो भौतिक जैविक रासायनिक गुणों में किसके मृदा के में कमी आती है, इसकी वजह से मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसके सबसे बड़े कारण हैं रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मृदा और अपरदन। तो ये तो था भूमि प्रदूषण, ठीक है। आगे बात करें हम तो अब आगे बात करते हैं हम मरुस्थलीकरण को लेकर। किसकर को लेकर के? मरुस्थलीकरण को। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमें मरुस्थल देखने को मिलता है, अब उसका विस्तार हो रहा है। अब उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, हम उन सभी को लेकर के चर्चा करेंगे। किसको लेकर? मरुस्थलीकरण को। बाद में मरुस्थलीकरण से एक तो रेगिस्तान का मार्च पूछा जाता है, रेगिस्तान का मार्च। तो हमें पता होना चाहिए रेगिस्तान का मार्च क्या होता है। तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या खिसकना, आगे बढ़ना या खिसकना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। तो अब मरुस्थलीकरण की बात करते हैं। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य यह है कि जो उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा या अमरुस्थलीकरण यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा नहीं है उसका अनुपजाऊ या मरुस्थलीय मृदा हो जाना, कैसी? बंजर या मरुस्थलीकरण हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी आपकी उपजाऊ मृदा है वो अगर बंजर है तो वो क्या कहलाएगा? मरुस्थलीकरण। आगे इसके कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहला कारण है अनियंत्रित पशुचारण, यानी यहाँ पर पशुओं की अधिक मात्रा में संख्या होने के साथ साथ अधिक मात्रा में पशुओं को छोड़ दिया जाता है खुला, तो वो
जो पेड़ होते हैं उनको जड़ से उखाड़ देते हैं, और जो मिट्टी पर उनकी पेड़ों की जड़ की वजह से जकड़ रहती है, जैसे आप देखना चाहो ये कोई वृक्ष है हमारा, ठीक है, ये वृक्ष की जड़ें हैं। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो इन जड़ों की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो एक जगह स्थायी संगठित होकर के रहती है। लेकिन इनकी वजह से क्या होता है, जब ये पेड़ नहीं रहेंगे, जो छोटी छोटी घास है वो नहीं रहेगी, तो क्या होगा, मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा, यानी वृक्षों की कटाई। आगे बात करें मृदा अपरदन को लेकर के, तो मृदा अपरदन को हम स्पेशली राजस्थान के ऊपर बात करें, मृदा अपरदन को, किसको, मृदा अपरदन। तो राजस्थान में मृदा अपरदन 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो वायु अपरदन, सेकंड की बात करते हैं तो छादरीय अपरदन, थर्ड की बात करते हैं तो वो है हमारा नदी अपरदन या नाली का अपरदन। बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में किस क्षेत्र में कौन सा अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपरदन राजस्थान में 3 प्रकार से देखने को मिलता है। कौन सा, पहला वायु अपरदन, दूसरा चादरी अपरदन, तीसरा अवनालिका अपरदन या नालिका अपरदन। वायु अपरदन की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। कौन सा, वायु अपरदन। छादरी अपरदन की बात करें तो पहाड़ी प्रदेश, यानी जो हमारी अरावली बेल्ट है, जिसमें विशेष करके राजसमंद वाला क्षेत्र है, और उसमें क्या देखने को मिलता है, छादरी अपरदन, सिरोही वाले बेल्ट में। आगे अवनालिका अपरदन की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी प्रदेश में देखने को मिलता है, विशेषकर किसमें, तो चंबल के क्षेत्र में। चंबल के क्षेत्र में, और ये किससे होता है, तो ये नदियों से। किससे होता है, नदियों से, यानी नदियों के द्वारा जब भूमि को नालिकाओं में विभाजित कर दिया जाता है, उसे अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। चादरी अपरदन की बात करें तो ये पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश से यहाँ पर जो मिट्टी जमी हुई रहती है, क्या, जैसे ये पहाड़ी प्रदेश है, इस पर जो मिट्टी जमी हुई रहती है, तो जब यहाँ से नदियाँ प्रवाहित नीचे की ओर होंगी तो इस मिट्टी को अपने साथ ला करके नीचे जमा देंगी, तो एक तरीके से एक परत सी हटा देती हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे अपरदन। अपरदन में और देखें हम आगे, तो चादरी अपरदन हमें पहाड़ी प्रदेशों में देखने को मिलता है। कौन से में, पहाड़ी प्रदेशों में, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर ये मिट्टी जमी हुई रहती है, वो मिट्टी क्या होती है, नीचे आकर के जम जाती है, एक तरीके से परत नीचे आ जाती है। वायु अपरदन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, और वायु के द्वारा होता है। कहाँ होता है, वायु के द्वारा होता है। तो जो हमारा राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र में हमें कौन सा देखने को मिलता है, वायु अपरदन। इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है छादरी अपरदन, और इस वाले में देखने को मिलता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन में चंबल नदी को सबसे अधिक याद रखना, कि चंबल नदी सर्वाधिक उत्पाद और वेटलैंड का निर्माण राजस्थान के अंदर करती है, तो कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अपरदन। आगे बात करें, अपरदन को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो अपरदन 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार का देखने को मिलता है, 3 प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पीछे कारण, इसको हम देख लिया, मृदा अपरदन को, अनियंत्रित पशुचारण, वृक्षों की कटाई, मृदा अपरदन, और तीसरा चौथा कारण है खनन। कौन सा, खनन। तो ये है मरुस्थलीकरण के कारण। कभी आ जाता है मरुस्थलीकरण कारण निम्न में से है या नहीं है, तब बताना आपको कारण है। एक तो पशुचारण की अधिकता, वनों का अत्यधिक विदोहन, और मृदा अपरदन और खनन। तो मृदा अपरदन हमने पढ़ लिया, राजस्थान में 3 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान पूछे तो वायु अपरदन, पहाड़ी प्रदेश में जो हमारा राजसमंद सिरोही वाला क्षेत्र है उसके अंदर छादरी अपरदन देखने को मिलता है। बात करें हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है, जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो था मरुस्थलीकरण। आगे बात करें हम सूखा
और अकाल। कौन सा? सूखा और अकाल। इसे क्या? अल्प वर्षा या वर्षा का ना होना, अल्प वर्षा या वर्षा का ना होना इनके कहलाता है सूखा या अकाल। सूखा तो ये है कि नॉर्मली किसी वर्ष बारिश नहीं होती है तो उसे सूखा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब बारिश ना हो, बारिश नहीं होने के साथ साथ जब खाद्यान्न की कमी आ जाए, पशुओं के लिए चारे की समस्या आ जाए, पीने के लिए जल की समस्या आ जाए, तो उसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकाल के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बारिश प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति का रूप है, और बारिश नहीं हो तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। और विशेषकर हमने पढ़ा है राजस्थान में बारिश, अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो बारिश की मात्रा में कमी देखने को मिलती है, और हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो बारिश की मात्रा हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और जब हम उत्तर पूर्व से या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटती है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में कम बारिश। फिर इधर इसको देख लो, बारिश को आप यहाँ देखा था हमने 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, 20 से 40 होती है अर्ध शुष्क के अंदर। किसके अंदर? अर्ध शुष्क के अंदर। जो अरावली बेल्ट है उसके अंदर होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। कितनी? 40 से 60 सेंटीमीटर। यहाँ देखा था 60 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ की बात करें जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश है उसके अंदर होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बारिश है। तो इसका अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उत्तर पश्चिम, और ये पूर्व और ये दक्षिण। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर हम आते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की आते हैं तो बारिश की मात्रा बढ़ती है, लेकिन हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटती है। इसके लिए सबसे अच्छा डायग्राम ये है कि आप एक ऐसा बना लें, यहाँ पर लिख लें 0 और यहाँ 120 सेंटीमीटर। इधर तो क्या हो रही है? घटती है। क्या होती है? घटती है। इधर से इधर की आएंगे तो 120 0, तो इधर की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये तो था वर्षा की। हम बात कर रहे थे सूखे और अकाल को लेकर के। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा का ना होना और अनाज की समस्या होना अकाल कहलाता है। किसी लंबे क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, उस समय खाद्यान्न की कमी और पानी के पीने को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध है छप्पनिया का अकाल। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है वर्षा का ना होना। राजस्थान में वैसे भी बहुत कम मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है, मानसून या वर्षा का ना होना किसके लिए कारण है? सूखे और अकाल के लिए। वापिस अल्प वर्षा का होना सूखा है, लेकिन अल्प वर्षा के साथ साथ लंबे समय तक बारिश ना हो और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? अकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकाल के नाम से जानते हैं। आगे बात करें हम, तो आगे इसका कारण है मानसून या वर्षा का ना होना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इनके समाधान, ये तो प्रमुख समस्याएं थी, इनके बारे में हमने जान लिया था। इनका बाद में एक बार और अध्ययन कर लेंगे, अभी हम समाधान पढ़ लेते हैं। तो समाधान है कि वृक्षारोपण किया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण के कार्य किए जाए। नवीकरण ऊर्जा को अपनाया जाए, जिससे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, यानी कि जो प्रदूषण ना उत्पन्न करती हूँ ऐसी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाया जाए। इसकी वजह से हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल संरक्षण को। तो जल संरक्षण के लिए उचित कार्य किए जाने चाहिए, जिससे हम सूखे जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि हमें पीने के लिए जल उपलब्ध होगा, कृषि के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इसके लिए बड़े बड़े डैम बना करके, बड़े बड़े बांध बनाकर, घरों में जल संरक्षण करके भी हम इसको कर सकते हैं। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हालांकि गवर्नमेंट्स के द्वारा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर भी इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए निरंतर अधिनियम बना रही है। किसके लिए? तो पर्यावरण को बचाने के लिए। आगे बात करें कृषि प्रारूप में बदलाव। जो अभी वर्तमान कृषि प्रारूप है, जिसमें अत्यधिक रासायनिक और उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, इनको बहुत से कम मात्रा में प्रयोग किया जाए और एक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। किसको? जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो हम पर्यावरण में इनकी वजह से क्या कर सकते हैं?
जो नुकसान हो रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। वापस समाधान के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए, इससे आप मरुस्थलीकरण की समस्या से भी बच सकते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे जाएंगी और मरुस्थल में जो जमीन है उसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। बाद में वर्षा के लिए ये बढ़ावा देते हैं। नवीकरण ऊर्जा, जो प्रदूषण वाली ऊर्जा है जिनकी वजह से कोयला जैसी, इनकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उसके स्थान पर नवीन ऊर्जा को, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्थान पर नवीकरण ऊर्जा को लाया जाए। जल संरक्षण किया जाए, टांके हैं, खड़ीन है, टोबा है, कई प्रकार की, हमने इसको जल संरक्षण की क्लास में अच्छे से पढ़ा था और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो राजस्थान में जल संरक्षण को भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में, कौन कौन से पर्यावरण संरक्षण बनाए गए हैं। और कृषि प्रारंभ में बदलाव, कृषि प्रारंभ में क्या बदलाव किया जाए कि जो अभी कृषि कर रहे हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों का, जो कीटनाशक है उनका अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, उनके स्थान पर जैविक कृषि को किया जाए। किस कृषि को किया जाए? जैविक कृषि को किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर। तो बात करें वृक्षारोपण कार्यक्रम में, वृक्षारोपण कार्यक्रम में मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम 1977 से 78 में चलाया गया था। एक एक क्वेश्चन है और एक एक चीज इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1977 से 78 में। आगे अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1993 में। राज्य वानिकी कार्यक्रम योजना 1996 से 2016। हरित राजस्थान 2009 से 2014। बंधन योजना 2015। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम 77 से 78 में। कब? 77 से 78 में। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में। राज्य वानिकी कार्यक्रम योजना 96 से 2016। आगे बात करें हरित राजस्थान 2009 से 2014। बंधन योजना 2015। या तो इनको यही पूछ लेगा कि ये कब प्रारंभ की गई थी, तो इनको याद रखना। अरावली 92, जो हमारी मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये चलाया गया था 77 से 78 में। वानिकी आई थी 96 से 16 में। हरित राजस्थान 9 से 14 में और बंधन योजना 2015 में। ये तो प्रमुख वृक्षारोपण कार्यक्रम थे। अब बात करें हम जल संरक्षण को लेकर कौन कौन से कार्य किए गए, तो जल संरक्षण की बात करते हैं। तो जल संरक्षण में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, कौन सी? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, और राजस्थान की 5 जिलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2016 की है। कब की है? 2016 की। जल स्वावलंबन योजना 2016। राष्ट्रीय झील संरक्षण और जल स्वावलंबन योजना दोनों कब की हैं? 2016 की। ठीक है। आगे अटल भूजल योजना, कौन सी? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की बात करें हम तो अटल भूजल योजना है हमारी 2019 की। कब की? 2019 की। नेक्स्ट अपशिष्ट जल निस्तारण। एक तो जो हमारे कारखाने हैं उनसे जो निकलने वाला जल है, जो हानिकारक जल है, उसको अपशिष्ट जो जल है उसको अच्छी तरीके से निस्तारण किया जाए, यानी कि एक ऐसे स्थान पर निस्तारण किया जाए जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये बहुत बड़े कदम हैं जो हमें और हमारी सरकार को निरंतर उठाने चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या होगा, पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आवाज़ कम आई होगी क्योंकि सामाजिक समस्याएं हैं, माइक लगाना ही भूल गया था। ठीक है। अगर ऐसी कोई समस्या रहती है तो इसको मैं वापस से अलग वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आवाज़ की समस्या को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स या इशू रहेंगे तो। ठीक है ना। आगे बात करें हम तो आगे है नवीकरणीय ऊर्जा। चलो पहले एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आवाज ना आई हो तो देख लेना। मरुस्थलीकरण, जो उपजाऊ मृदा होती है उसका मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना या बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके कारण अनियंत्रित पशुचारण, वृक्षों की कटाई, मृदा अपरदन और खनन। मृदा अपरदन हमें राजस्थान में 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो अपनालिका अपरदन, चंबल बीड़ प्रदेश, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का। दूसरी बात करें छादरी अपरदन, छादरी अपरदन हमें सिरोही राजसमंद के अंदर देखने को मिलता है। नदियों के द्वारा पहाड़ों से मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं, उसे छादरी अपरदन के नाम से जानते हैं। वायु अपरदन, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन देखने को मिलता है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर। किसके अंदर? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ा था हमने
यही वो 3 प्रकार थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में सूखा या अकाल, यानी वर्षा का कम होना या वर्षा का नहीं होना क्या कहलाता है, सूखा। लेकिन ये लंबे समय तक रहे, जब खाने की खाद्यान्न की समस्या को लेकर के, पशुओं को पेयजल की समस्या को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाए, लंबे समय तक ये अवधि रहे, तो इसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो क्या है, मानसून या वर्षा का ना होना। राजस्थान में वर्षा हमें नामात्र के बराबर देखने को मिलती है। इसके कारण हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारी अरावली बेल्ट है। अरावली, जब हमारे राजस्थान के ऐसे बिंड्स हमारे यहाँ पर आती हैं तो इन बिंड्स के द्वारा ये सीधी बिंड्स निकल जाती हैं, लेकिन ये वाली बिंड्स तो क्या होती हैं, इनसे टकरा करके बादलों का निर्माण करती हैं, और बादलों के निर्माण की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। और इस वाले क्षेत्र में हमें बारिश देखने को नहीं मिलती, कहाँ, मरुस्थल में। और आगे हमने बात की थी इन्हीं को लेकर के राजस्थान में बारिश की, तो बारिश यहाँ पर शुष्क में देखा 0 से 20 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क के अंदर देखा था 20 से 40 सेंटीमीटर, और अरावली में देखा था 40 से 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर, यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर। इसको शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र के नाम से जानते हैं। बात करें राजस्थान में वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा हमेशा बढ़ती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटेगी, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगी। ठीक है, बस ये 2 डायग्राम बना लेना, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। उत्तर पश्चिम से हम दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो मात्रा हमेशा घटेगी। इसके बाद वृक्षारोपण को लेकर के सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए थे। नवीनीकरण ऊर्जा, जो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कम मात्रा में प्रदूषण फैलाती है। मैं इसको वापिस रिकॉल करा रहा हूँ, हो सकता है माइक नहीं लगाने की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही हो, तो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा आपकी, तो याद नहीं है मेरे को, तो कोई नहीं, मैं तो वापस बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपका समय व्यस्त नहीं करना चाहता, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आपकी कमेंट्स पढ़ूँ तो इसी चैप्टर को पढ़ाने में हमें 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, लेकिन बिना कमेंट्स वगैरह, बिना कोई डिस्टरबेंस के आप सिर्फ समझो, पढ़ो आराम से। ठीक है, अगर आपकी कोई इशू रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पर इशू है, तो आप इसे हमें 2 बार समझा दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में उसे समझा देंगे। आगे जल संरक्षण, राजस्थान में जल संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि नामात्र के बराबर हमें वर्षा देखने को मिलती है। इसके लिए आप खड़ीन, टोबा, जो हमारी जल संरक्षण है, टांगा वगैरह, उनको बना करके जल संरक्षण कर सकते हो। कृषि के लिए बांध बना करके, सिंचाई परियोजनाएं बना करके भी हम बांध क्या कर सकते हैं, तो जल संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। आगे हम इनकी चर्चा भी करेंगे। कृषि प्रारूप में बदलाव, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अधिक पैदावार के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है। इस वजह से जो जमीन की क्षमता है, रासायनिक और जो भौतिक क्षमता है उसके अंदर, वो खत्म होती जा रही है, और वो क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है। उसकी उत्पादन क्षमता में निरंतर कमी आ रही है। तो इसके स्थान पर इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे बात की थी वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर, तो मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम 77-78 में प्रारंभ किया गया था। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 92 में शुरू किया गया था। राज्य बान की कार्यक्रम योजना 1996 से लेकर 2016 में प्रारंभ किया था। हरित राजस्थान 2009 से 14 में, और बंधन योजना 15, हरित राजस्थान 9 से 14, राज्य बान की 96 से 16, अरावली 1992 में, और हमारा जो मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो 77-78 में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करें हम जल संरक्षण, तो जल संरक्षण को लेकर के कार्य करें तो राष्ट्रीय जल संरक्षण चल रही है। राजस्थान की 5 जिलों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, और ये योजना है कब की, तो 2016 की। कब की है, 2016 की। जल स्वावलंबन योजना 2016 की है। कब की है, 2016 की। अटल भूजल योजना 2019 की है। कब की है, 2019 की। अपशिष्ट जल निस्तारण, यानी कि जो हानिकारक केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो निकलने वाला जल है उसको एक सही जगह पर या किसी एक गड्ढे के अंदर उसे प्रवाहित किया जाए, यानी इसको निस्तारण के लिए एक विधि बनानी चाहिए, तब जाकर के हम प्रदूषण से क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और जल प्रदूषण, क्योंकि इसी को क्या करते हैं, वो नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, तो नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम नवीनीकरण ऊर्जा, यानी कि जो हमारी जो ऊर्जा है, जो
क्या करती है, जो प्रदूषण फैलाती है, प्रदूषण करती है, उसके स्थान पर हमें नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि क्या करे, प्रदूषण बिल्कुल भी ना फैलाए। इसके लिए हमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है और ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। किसमें, ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 पूरे इंपोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, संशोधित आया था 88 में। वायु प्रदूषण निवारण एक्ट या अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता संरक्षण 2002 में। वापस जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1988 में आया, लेकिन इसका संशोधित रूप हमें 80 में आया और संशोधित रूप 88 में। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1986 में। जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो कब आया, 2002 में। और जैव विविधता दिवस है, बायोडाइवर्सिटी डेज, वो 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण संस्थान, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की गई है, जैसे राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। किसके लिए, तो पर्यावरण को बचाने के लिए। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को, कब, 14 सितंबर 2010 को की जाती है। वेटलैंड प्राधिकरण 27 नवंबर 2019 को। वेटलैंड नियम 2017 में बनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये बनाया जाता है 2010 में। तो ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इनको बार बार दोहराएं, आपको स्वतः याद हो जाएंगे। जैसे हम बात करें पर्यावरण संरक्षण संस्थान में, तो राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय ये बनाया गया। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई 14 सितंबर 2010 को। वेटलैंड प्राधिकरण की स्थापना की जाती है 17 नवंबर 2019 को। और वेटलैंड नियम बनाया जाता है 2017 में और राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के अंदर स्थापित किया जाता है। ये कुछ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि प्रारूप में बदलाव। जो कृषि प्रारूप है हमने देखा था, इसके कारण थे कि जो रासायनिक है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उनका क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, या इसके स्थान पर हमें जैविक कृषि को अपनाना चाहिए। जून 2017 में जैविक कृषि नीति आई थी। पूछे जैविक कृषि नीति कब आई, जून 2017 के अंदर। कृषि प्रारूप में बदलाव होना चाहिए और जैविक कृषि को महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है सतत विकास लक्ष्य हासिल करना। और जो एजेंडा 21 था, जब रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, कब, 1992 में रियो सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरो में, तो वहाँ पर ये एजेंडा 21 को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 ये कहता है कि आप अपने विकास, आप अपने लक्ष्य को हासिल करो, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है उसको बिना बाधा पहुंचाए। तो सतत विकास को लक्ष्य का हासिल एजेंडा 21 में रखा गया था। सतत विकास से तात्पर्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी के द्वारा संसाधनों को ऐसे प्रयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसे हम सतत विकास कहते हैं। आगे बात करें इसको लेकर के, संविधान में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 48A में लिखा गया है पर्यावरण के संरक्षण, यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना है। उसी प्रकार से जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A के जी में, ए के जी में, यानी 7 नंबर पर लिखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण करूंगा। क्या करूंगा, ये प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। क्या करना, पर्यावरण की रक्षा करना। तो संविधान में भी इसके लिए कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से संविधान के, अनुच्छेद 48A में मिलता है कि पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए। वहीं बात करें मौलिक अधिकार 51A में, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 10 ही मूल कर्तव्यों की बात करती है, लेकिन एक और बाद में 2000 में जोड़ दिया जाता है, जिसमें होता है जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक हैं उनको
हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको क्या करें, विद्यालय भेजें। तो ये बात थी। संविधान में भी लिखा गया है अनुच्छेद 48A में कि पर्यावरण के संरक्षण करेंगे। मूल कर्तव्यों के अंदर लिखा गया है 51A के जी में कि मूल कर्तव्यों की रक्षा करेंगे। आगे, जनता और सरकार सामूहिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये प्रत्येक जनता का और सरकार का प्रत्येक का कदम है कि इसको पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमने देख लिए। पर्यावरण से लेकर के जो भी चीज़ें हमने देखी सबका अध्ययन बारीकी से किया है। इनके समाधान को लेकर के, इनके संरक्षण के अधिनियम को लेकर के, संस्थानों को लेकर के, प्रमुख समस्याओं को लेकर के, उनके कारणों को लेकर के एक एक को बारीकी से जान लिया। अब वक्त है थोड़ा सा रिवीजन का। किसका? रिवीजन का। तो चलिए पुनः लिख लेते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था पर्यावरणीय मुद्दों को। पर्यावरणीय मुद्दों के बाद में हमने देखा था पर्यावरणीय मुद्दों में परिधन आवरण यानी कि पर्यावरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में पढ़े थे पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना और अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे में। अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों को भी हमने अच्छे से पढ़ा था, उनका समाधान पढ़ लिया। आगे, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक में शामिल किया जाता है सजीव और वनस्पति को, और दूसरा घटक होता है अजैविक। इसमें खनिज, चट्टानें, मिट्टी, सूर्य को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? अजैविक घटकों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है जल प्रदूषण। यानी कि जब जल में 8.0 ग्राम प्रति लीटर से जब O2 की यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो जल प्रदूषित माना जाता है या जल प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण थे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, सीसा, जस्ता, लोहा और पारा की अधिकता जब जल में हो जाती है तो इनकी अधिकता के कारण क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। आगे, वायु प्रदूषण। वायु की गुणवत्ता में ह्रास होना वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। कारण है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCS, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रमुख समस्याएं, हरितगृह प्रभाव हमने देख लिया था, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षेत्र, अम्लीय वर्षा। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हुए चलते हैं। हरितगृह प्रभाव, जब सूर्य से किरणें आती हैं और जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से जो पृथ्वी के तल है यानी पृथ्वी की सतह से कुछ किरणें वापस जाती हैं और इसकी वजह से कुछ किरणें ऊपर नहीं निकल पाती हैं, तो यहाँ के टेम्परेचर को यह बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं? पृथ्वी की सतह को, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। और वो देश जो या तो द्वीपीय देश है या प्रायद्वीपीय देश है उसके लिए अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि इसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और समुद्र के जल स्तर बढ़ने के साथ ही उन पर यह डूबने का खतरा मंडराता रहता है। तो ये तो था कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि हमने इसको पहले से अच्छे से पढ़ लिखा है। सेकंड बात करें तो सेकंड बात करते हैं हम एसिड रेन की। किसकी? एसिड रेन की। ये pH स्केल है, ये 7 उदासीन होता है और 7 के प्लस में जाते ही ये क्षार होते हैं और 7 के माइनस में आते ही ये अम्ल बनते हैं यानी कि अम्ल होते हैं। तो जब वर्षा का मान 5.6 से कम रह जाता है, pH मान 5.6 से कम रह जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो घर वगैरह हैं, घर हैं, पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। कृषि पर, मनुष्य पर, सभी पर इसके प्रभाव देखे जाते हैं। तीसरी बात करते हैं ओजोन लेयर की। तो ये सूर्य है, ये हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी? ओजोन गैस पाई जाती है। जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो इनको सीधी पृथ्वी पर आने से रोकती है, लेकिन इसमें भी होल हो गए, हमने पढ़ा था, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका पर हमें होल देखने को मिलते हैं। किसमें? ओजोन लेयर में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? त्वचा संबंधी कैंसर उत्पन्न हो जाएंगे और मनुष्य के लिए ये खतरा बन सकती है। कौन सी? तो ये है ओजोन लेयर। तो ये तीनों समस्याएं पढ़ ली, यही ज्वलंत समस्या थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा खतरा मंडरा रही हैं। ठीक है, यही है पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी कर देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है CO2 हरित गृह प्रभाव का। आगे बात करें हम, ओजोन छिद्र देख लिया, ओजोन परत की मोटाई में कमी आना, इसको डॉप्सन यूनिट के नाम, डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है।
बात करें इसका सबसे बड़ा कारण CFCs, जो आपके फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह हैं, उनके अंदर जो शीतलक गैसें भरी जाती हैं उनमें CFC अधिक मात्रा में होती है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। आगे सॉरी, ध्वनि प्रदूषण, जब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसके कारण है जेट विमान, लाउड स्पीकर और औद्योगिक ध्वनियाँ। आगे मृदा या भूमि प्रदूषण, जब भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों में कमी हो जाती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? मृदा या भूमि प्रदूषण के नाम से। इसके कारण है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को हमने लेकर के अच्छे से बात कर ली। आगे मरुस्थलीकरण, जब उपजाऊ मृदा का अमरुस्थलीकरण या बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके कारण है अनियंत्रित पशुचारण, यानी अधिक मात्रा में पशुओं को चारा चराना या पशुओं को खुला छोड़ देना। वृक्षों की कटाई, क्योंकि आजकल वृक्षों की कटाई बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है। मृदा अपरदन और खनन, मृदा अपरदन को लेकर के बात की थी, छाद्रीय अपरदन, अवनालिका अपरदन और कौन सा अपरदन है हमारा? तीसरा बचता है वायु अपरदन। वायु अपरदन पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। छाद्रीय अपरदन हमें जो पहाड़ी प्रदेश है उसके अंदर देखने को मिलता है। अवनालिका अपरदन चंबल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये तो थे हमारे अपरदन। आगे बात करें हम तो सूखा या अकाल, यानी वर्षा का कम होना या अल्प मात्रा में होना सूखा कहलाता है। जब ये लंबे समय की समयावधि तक चलता है, जब खाने की समस्याओं को लेकर, पीने के पानी की समस्याओं को लेकर के उत्पन्न हो जाती हैं तो इसे हम अकाल के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजंस है कि मानसून या वर्षा का ना होना। इसके बाद में हमने राजस्थान में वर्षा पड़ी थी, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है। फिर ये पढ़ा था राजस्थान में किधर से किधर के लिए बारिश बढ़ती है और घटती है। फिर समाधान में पढ़ा था कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। दूसरा, नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाया जाना चाहिए। जल संरक्षण को अपनाना चाहिए। कुछ संरक्षण अधिनियमों के बारे में, कृषि प्रारूप में बदलाव को। आगे वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए थे। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था 77-78 में। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था 1992 में। उसके बाद में पढ़ा था हमने राज्य वानिकी कार्यक्रम योजना, जो 96 से लेकर के 2016 तक चलती है। उसके बाद में पढ़ा था हरित राजस्थान, जो 2009 से 14 की योजना है। लास्ट में पढ़ा था हमने बंधन योजना, जो 2015 की है। नेक्स्ट बात करते हैं जल संरक्षण। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना चलाई गई थी 2016 में। राजस्थान की 5 जिलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। जल स्वावलंबन योजना 2016 के अंदर चलाई गई है। अटल भूजल योजना 2019 के अंदर। फिर अपशिष्ट जल निस्तारण। नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा को अपनाओ, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा को अपनाया जाना चाहिए। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, पवन ऊर्जा की भी सर्वाधिक संभावना देखने को मिलती है। पर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में ये अपने भारत के अंदर 5वें स्थान रखता है। बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। कब आया था? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में और इसका संशोधित रूप आया था 1988 में। आगे बात करें वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम की, तो ये आया था 1981 में। आगे बात करें हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। आगे पर्यावरण संरक्षण संस्थान कौन कौन से थे? राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, जैव विविधता बोर्ड, 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना की जाती है। वेटलैंड प्राधिकरण 17 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा की जाती है। वेटलैंड नियम आता है 2017 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में। नेक्स्ट बात करें कृषि का प्रारूप। कृषि प्रारूप में बदलाव किए जाने चाहिए। जो वर्तमान कृषि है उसके स्थान पर जैविक कृषि को अपनाया जाना चाहिए। जून 2017 से जैविक कृषि नीति को लागू किया गया है। इसमें क्या होता है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कम मात्रा में किया जाना चाहिए, तब जाकर के हम अपने जो भूमि है उसको बचा सकते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि सतत विकास को लक्ष्य हासिल करना है। सतत विकास का तात्पर्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी के द्वारा संसाधनों को ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे भविष्य की आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो। एजेंडा 21 भी यही बात कहता है। संविधान के अनुच्छेद 48A में लिखा गया है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, और
कर्तव्यों में मूल कर्तव्य हैं उनके अंदर लिखा गया है 51A में, 51A के भी जी में, किस में लिखा गया है 51A के जी के अंदर क्या लिखा गया है, पर्यावरण की रक्षा करना, और जनता एवं सरकार सामूहिक रूप से इसको नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो ये तो थी आज की हमारी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के क्लास, जिसके अंदर हमने एक एक पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के अच्छे से विस्तृत तरीके से बात की। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, प्रत्येक पर्यावरणीय मुद्दे को आपने अच्छे से बखूबी समझा होगा। और अब जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी है उसका आज अंतिम चैप्टर था। अब एक आर्थिक समीक्षा बचती है जिसको बहुत जल्द ही आपके बीच लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए आप इन जो क्लास हैं इनको एक बार समझ नहीं आती है, 2 बार देखें, 2 बार में समझ आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ये ज्योग्राफी आप एक लंबे क्रम तक यानी एक आप रूटीन रोज़ का रखोगे तब आपको आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से कोल रिलेटेड रहती है। आधे से ज़्यादा आंकड़े तो हमने पहली कक्षाओं में भी पढ़ दिए और उन्हीं को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रत्येक क्लास को एक चरणबद्ध तरीके से लें। जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से आपको इसको प्रोवाइड कराया गया है, अब उसी प्रकार से इसको लें और आप अपनी तैयारी को एक नया मजबूत आयाम दें। आप हर वो सफलता प्राप्त करें जो आप डिजर्व करते हो, आपके घर वाले आपसे उम्मीद करते हैं। तो हमारी कामना यही है ईश्वर से कि आपके लिए ज़रूर सफलता दिलाएं और आप एक उच्च पद पर बैठें। तो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का जो सफ़र था वो संपूर्ण होता है। संपूर्ण तो क्या होता है, वापस से फिर शुरू करेंगे, लेकिन जो अभी हमारी की सीरीज़ थी वो अभी के लिए तो समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अब, क्योंकि इनके लेकर के स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमारी क्लासें तो संपूर्ण हो जाती हैं, क्लासें तो क्या करवा दी गई, आपको संपूर्ण उपलब्ध करवा दी गई और आप क्लासों को आप आनंद से देख भी रहे होंगे। तो क्लासें तो क्या हो जाती हैं हमारी संपूर्ण। अब होगा आपका अगला चरण कि प्रत्येक क्लास का यानी प्रत्येक क्लास से लेकर के एक पेपर होगा, यानी कि टेस्ट होगा और टेस्ट का सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन होगा। उस सॉल्यूशन के अंदर आपको जो भी पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है, कुछ जो जानकारियाँ रह गई हैं उनको अंदर सम्मिलित किया जाएगा और पूरे टॉपिक को उन क्वेश्चन के माध्यम से निचोड़ करके प्रस्तुत किया जाएगा। आप क्लास थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट चरण यही होगा कि प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध होंगे। कैसे होंगे, टॉपिक वाइज। जैसे हमने पहले बात करें, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कौन सा, स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ये वो रामबाण साबित होगा आपके लिए एग्जाम में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने जो भी पढ़ा है उसको पुनः रिकॉल कराने का एक और ये बेहतर तरीका होगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटे या 15 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे जो भी वीडियो बनेगी इसको लेकर के, तो आप उसे पूरा देखें और अपनी तैयारी को, अपने क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और उनमें से आप कितने सही करते हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिखें। और जब इसको सॉल्व कराया जाए तब आपके पास में एक पेन और कॉपी होनी चाहिए और आप उनको बार बार लिखते रहें। इसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ पुनः रिवाइज हो जाएगा। तो इसका हम सीधा तात्पर्य ये बोल सकते हैं कि अब रिवीजन क्लास होंगी। कैसी होंगी, रिवीजन क्लास। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहें, बहुत जल्द रिवीजन क्लास लेकर के आपके बीच में उपलब्ध होंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही है और आज हम ज्योग्राफी की थ्योरी से विश्राम लेते हैं और फिर पुनः शुरुआत करेंगे नई ज्योग्राफी के साथ में, नई एक उमंग, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे आपके बीच में लेकर के उन चैप्टरों को, उन व्याख्याओं को, उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, जिनसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं, उन सभी की हम चर्चाएं करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।